नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी आरपीएफ और आरपीएफ में भी हम जीके एंड जीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उनमें भी उस क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे थे जो पीछे की भर्तियों में लगे हुए, जैसे रेलवे हो, आपके दिल्ली पुलिस हो या आरपीएफ हो या एसएससी जीडी हो, उसमें लगे हुए क्वेश्चनों के बारे में हम अध्ययन व चर्चाएँ कर रहे थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और उसके साथ किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना, उनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। आपको पूछा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना, आपको आरबीआई की स्थापना पूछा है कि आरबीआई की स्थापना कब होती है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1934, 1 अप्रैल 1935, 1937, 1 जनवरी 1949। तो आज हम आरबीआई के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करने वाले हैं कि आरबीआई में कितने सदस्य होते हैं, कौन, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। क्योंकि आरबीआई से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इन्हें ही बोला जाता है बैंकों का बैंक। बैंकों को ऋण देने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई के पास कितनी आधिकारिक राशि तय की गई है जो आरबीआई के पास रहती है, उनके बारे में, सभी के बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो लिखो दोस्तों, आरबीआई के बारे में लिखते हैं। पहले हम देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा हुई। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो आयोग कौन सा था। आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना का आयोग, स्थापना का आयोग आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा आयोग है इसकी स्थापना करने के लिए, तो यंग हिल्टन आयोग ने क्या की थी, इसकी स्थापना की। तो लिखो दोस्तों, हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग है? हिल्टन आयोग। इस आयोग के माध्यम से क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। आरबीआई एक्ट कब आया था, आपसे पूछ लिया जाए एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था 1934 को। और पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है, कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। अब बात करते हैं इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसके बारे में भी हम चर्चाएं कर लेते हैं। तो इसका दोस्तों प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया, आरबीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष आप सभी को पता ही है किसे बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था आशुर्ग स्मिथ को। किसे बनाया गया था दोस्तों? आशुर्ग स्मिथ। दोस्तों चर्चा करते हैं कि प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, आशुर्ग स्मिथ को। स्मिथ को क्या बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि सेकंड अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो सेकंड अध्यक्ष बनाया गया था, किसे बनाया गया था, आप सभी को पता ही है, जेम्स टेलर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? जेम्स टेलर। जेम्स टेलर को सेकंड अध्यक्ष बनाया गया था। और थर्ड वह प्रथम, आप लिख लेना, थर्ड वह प्रथम भारतीय अध्यक्ष, वह प्रथम भारतीय अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता है किसे बनाया गया था दोस्तों, सी.डी. देशमुख को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सी.डी. देशमुख को। देशमुख को क्या बनाया गया था? आरबीआई का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया गया था, सी.डी. देशमुख को। ठीक है दोस्तों, सी.डी. देशमुख को क्या बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष। अब बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए 1937 में, तो कहाँ? कोलकाता में स्थापित किया गया था पहला मुख्यालय इसका, कोलकाता में। फिर इसका स्थानांतरण कर दिया गया था 1937 में, और कहाँ ले जाया गया था? फिर ले जाया गया था मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। अब वर्तमान में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसका 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था।
तो आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है दोस्तों, और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, तो कोलकाता में। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में रखा जाता है और इसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया जाता है, 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि पहले इसमें आधिकारिक राशि कितनी थी, कि आरबीआई बैंक अपने पास आधिकारिक कितनी राशि रख सकता है। तो आरबीआई की आधिकारिक, पहले लिखो दोस्तों, पहले आरबीआई की आधिकारिक राशि, पहले आरबीआई की आधिकारिक राशि, पहले आरबीआई की आधिकारिक राशि आपसे पूछी जाए कि कितनी थी, तो 5 करोड़ थी। कितनी थी दोस्तों, 5 करोड़। वर्तमान में आपसे पूछ ली जाए कि वर्तमान में कितनी है, आपसे पूछ ली जाए कि वर्तमान में आधिकारिक राशि आपसे पूछी जाए तो कितनी है, 35 करोड़ आरबीआई अपने पास रखता है, 35 करोड़। तो वर्तमान में आपसे पूछ ली जाए कि वर्तमान में आरबीआई की आधिकारिक राशि कितनी है, तो कितनी है, 35 करोड़ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हमने अध्यक्ष लिखा है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष और लिख लो। वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष, वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, आरबीआई के अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास क्या हैं, वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल सदस्य, आरबीआई कुल सदस्य आपसे पूछ लिया जाए कितने होते हैं, तो आरबीआई में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो आधिकारिक सदस्य और एक कौन से सदस्य, गैर आधिकारिक सदस्य। टोटल सदस्य तो हम आपसे पूछे तो कुल 21 सदस्य होते हैं, जिसमें लिखो दोस्तों दो वर्गीकरण कर लो आप इसमें कि कौन से सदस्य, एक तो आधिकारिक सदस्य, आधिकारिक सदस्य, और दूसरी बात करें गैर आधिकारिक सदस्य, गैर आधिकारिक सदस्य, आधिकारिक सदस्य आपसे पूछा जाए एक तो आधिकारिक सदस्य और एक गैर आधिकारिक सदस्य। आधिकारिक सदस्य कितने होते हैं, तो आधिकारिक सदस्य होते हैं 4। कितने होते हैं आपसे पूछ लिया जाए, आधिकारिक सदस्य कितने होते हैं, 4 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष 5 डिप्टी गवर्नर। ठीक है दोस्तों, उसका कार्यकाल कितना होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 4 वर्ष। और गैर आधिकारिक सदस्य दोस्तों कितने होते हैं, तो गैर आधिकारिक सदस्य होते हैं 16, या गैर आधिकारिक या गैर औपचारिक सदस्य कितने होते हैं, 16 सदस्य होते हैं, 16 सदस्य। इसमें मैंने बता दिया कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, एक तो अध्यक्ष, 4 डिप्टी गवर्नर। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति आपसे पूछ ली जाए कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति भारत सरकार करती है। कौन करता है इनकी नियुक्ति, भारत सरकार। आरबीआई के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, आपसे पूछ लिया जाए तो भारत सरकार आरबीआई के सदस्यों की नियुक्ति करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आरबीआई के बारे में, हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनने वाले थे उनके बारे में हमने चर्चा की है कि आरबीआई में किस प्रकार के मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनने वाले हैं। देखो दोस्तों, एक बार फिर से इसका अध्ययन करते हैं कि आरबीआई के बारे में हमने क्या पढ़ा है। हमने क्वेश्चन में पूछा था आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई। इसे बैंकों का बैंक भी बोला जाता है क्योंकि ये बैंकों को लोन देने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा जारी करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। सभी काम मतलब बैंकों के जितने भी काम हैं वो कौन करता है, आरबीआई करने का काम करता है। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी, आपसे आयोग पूछा जाता है तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन आयोग के माध्यम से क्या की जाती है, आरबीआई की स्थापना की जाती है। आरबीआई के लिए एक्ट कब लाया गया था कि हमें एक बैंक की स्थापना करनी चाहिए, आरबीआई बैंक, जो
भारत का केंद्रीय बैंक होना चाहिए, उसकी स्थापना करनी चाहिए। उसके लिए एक्ट आता है कब? 1934 में एक्ट आता है। तो पहला ऑप्शन आपके क्लियर हो गया होगा, 1934 में क्या आया था? एक्ट आया था। फिर बात करते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है? आरबीआई की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। तो यदि बैंक की स्थापना होगी तो उसका मुख्यालय भी रखा जाएगा। तो उस समय उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? उस समय उसका मुख्यालय रखा गया था कोलकाता में। ठीक है दोस्तों। फिर 1937 में क्या कर दिया गया? आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया था? बम्बई कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। आरबीआई का मुख्यालय चेंज करके कहाँ कर दिया गया था? बम्बई कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मतलब निजीकरण किया गया था आरबीआई का। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसके आप इंपोर्टेंट लगा लेना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है दोस्तों। अब आरबीआई की स्थापना हो गई तो उसके अध्यक्ष भी होंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो एक अंग्रेज अधिकारी था, ऑस्वर्ग स्मिथ, क्या बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष यही बने थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का सेकंड अध्यक्ष हुआ, दूसरा अध्यक्ष कौन बना? तो आरबीआई का दूसरा अध्यक्ष बना था जेम्स टेलर, वो भी क्या था? एक अंग्रेज था। अब आपसे आरबीआई का तीसरा अध्यक्ष पूछे और या प्रथम भारतीय अध्यक्ष, मतलब इतनी दिनों तक कौन अध्यक्ष थे आरबीआई के? अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहली बार भारतीय व्यक्ति क्या बनता है? आरबीआई का अध्यक्ष बनता है। कितने, कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। वह प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना? सीडी देशमुख अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आरबीआई अपने पास आधिकारिक रूप से कितनी राशि रखता था? पहले पूछे तो पहले आधिकारिक रूप से आरबीआई कितनी राशि रखता था? 5 करोड़ की राशि अपने पास रखता था। वर्तमान में आरबीआई अपने पास आधिकारिक रूप से कितनी राशि रखता है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 35 करोड़ की राशि रखता है। अब आपसे पूछा जाए कि आरबीआई में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपको आंसर क्या देना है? आरबीआई में कुल कितने सदस्य हैं? आपको आंसर देना है 21 सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों। आरबीआई में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो आधिकारिक सदस्य और एक गैर आधिकारिक सदस्य। आधिकारिक सदस्यों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो कितनी है? तो 5 है। एक अध्यक्ष व 4 डिप्टी गवर्नर कौन होते हैं? आरबीआई के आधिकारिक सदस्य होते हैं। जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपसे पूछ लिया जाए तो जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया। गैर आधिकारिक सदस्य, तो कुल कितने गैर आधिकारिक सदस्य होते हैं आरबीआई में? तो आरबीआई में कुल 16 गैर आधिकारिक सदस्य होते हैं। तो 16 और 5 कितने हो गए? 21 सदस्य आरबीआई के होते हैं। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि आरबीआई के सदस्यों की नियुक्ति करने का काम कौन करता है? इसको नियुक्त करने का काम कौन करेगा? तो आरबीआई के सदस्यों को नियुक्त करने का काम भारत सरकार इन्हें नियुक्त करने का काम करती है। तो ये था आपका आरबीआई के बारे में हमने संपूर्ण चर्चाएं की हैं, और भी आरबीआई के बारे में बहुत सी चर्चाएं होती हैं, तो उनकी चर्चाएं भी हम किसी अगली क्लास में या और क्वेश्चन के साथ हम करने वाले हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे के क्वेश्चन के बारे में और आगे अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे के क्वेश्चन में हम चर्चा करने वाले हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या? साइंस का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है मात्रक के बारे में। मात्रक के बारे में आपसे रेलवे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो या आरपीएफ हो, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे का तो वैसे ही प्रमुख है, साइंस में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये रेलवे, आरपीएफ की भर्ती रेलवे के अंतर्गत आती है, तो इसमें से आपसे मात्रक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो हमने किसका मात्रक पूछा? तरंग दैर्घ्य का मात्रक। हम बात करते हैं एम्पेयर की। एम्पेयर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापने का काम करता है। क्या करता है? विद्युत धारा को मापने का काम कौन करता है? एम्पेयर करता है। आपसे पूछ लिया जाए ल्यूमेन किसको मापने का काम करता है? तो ज्योति तीव्रता या ज्योति फ्लक्स को मापने का काम करता है। तो लिखो दोस्तों, ज्योति फ्लक्स को मापने का काम कौन करता है? आपसे पूछ लिया जाए तो ल्यूमेन करता है।
एग्रो स्ट्रीम क्या करता है, तरंग दैर्ध्य को मापने का काम एग्रो स्ट्रीम करता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एग्रो स्ट्रीम क्या काम करता है, तरंग दैर्ध्य मापने का काम करता है। अब आपको ऑप्शन में दे रखा है वेबर। वेबर किसको मापने का काम करता है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने का काम कौन करता है, आपसे पूछ लिया जाए तो वेबर करता है। जबकि तीव्रता को मापने का काम कौन करता है, टेस्ला करता है। तो वेबर तो क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने का काम करता है। क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने का काम, चुंबकीय फ्लक्स को मापने का काम करता है। चुंबकीय फ्लक्स को मापने का काम कौन करता है, वेबर करता है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए चुंबकीय तीव्रता को मापने का काम कौन करता है, क्या आपसे पूछ लिया जाए चुंबकीय तीव्रता मापने का काम कौन करता है, आपसे पूछ लिया जाए तो टेस्ला करता है। कौन करता है, टेस्ला। टेस्ला क्या मापता है, चुंबकीय तीव्रता मापता है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ लिया जाए कि डायोप्टर, एक नाम आता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या मापता है, ठीक है दोस्तों। एक नाम आता है आपके सामने डेसिबल। डेसिबल क्या मापता है, डेसिबल। एक आपसे पूछ लिया जाए, जैसे डायोप्टर हो गया, डेसिबल हो गया, फेदम हो गया। फेदम क्या मापने का काम करता है, फेदम। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेदम क्या मापने का काम करता है। और आपसे पूछ लिया जाए पास्कल। पास्कल क्या मापता है, पास्कल। तो लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, तो डायोप्टर में मापी जाती है। डेसिबल, ध्वनि का पता लगाने के लिए किसका मात्रक का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि का पता लगाने के लिए। ध्वनि का पता लगाने के लिए, तो ध्वनि का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। फेदम का प्रयोग किस में किया जाता है, तो फेदम का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र होता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए पास्कल किसके काम में आता है, तो पास्कल दाब को मापने के लिए, इसको दाब को मापने के लिए, दाब मापने के लिए। आपसे पूछ लिया जाए कि सिस्मोग्राफी का प्रयोग किस में किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोग्राफी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता दर्ज करने के लिए, इसके लिए ही किसका प्रयोग किया जाता है, एक और रेक्टोमीटर का प्रयोग भी किया जाता है। किसका, रेक्टोमीटर का प्रयोग भी किस में किया जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ये थे आपके सामने कुछ मात्रक जिससे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के मात्रक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उनके बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन था और क्या पूछा गया था। तो बात करते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का आपसे मात्रक पूछा है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। उसमें से हमने कई प्रकार के मात्रक पढ़े हैं, जैसे कि बात करते हैं एम्पियर। पहला ऑप्शन था हमारा एम्पियर। एम्पियर किसको मापने के काम में आता है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं कि ल्यूमेन। ल्यूमेन से क्या मापने को काम में लिया जाता है, तो ज्योति फ्लक्स को मापने के लिए ल्यूमेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में पूछा था तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य किस में मापा जाता है, एग्रोस्ट्रेम में किसको मापने के काम में लिया जाता है, तरंग दैर्ध्य मापने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को किस में मापा जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापा जाता है, जबकि आपसे पूछ लिया जाए चुंबकीय तीव्रता टेस्ला में मापी जाती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन क्या करते हैं, कन्फ्यूजन करते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता टेस्ला में और चुंबकीय फ्लक्स वेबर में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे बात करते हैं कि डायोप्टर से क्या मापा जाता है, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
आपसे पूछ लिया जाए सिस्मोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है या सिस्मोग्राफी में किसको दर्ज किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता इसे रिएक्टर स्केल में भी, कौन सा स्केल है, रिएक्टर स्केल पर इसे दर्ज किया जाता है, रिएक्टर स्केल पे, रिएक्टर स्केल में किसका इसमें अध्ययन किया जाता है और रिएक्टर स्केल में इसे दर्ज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं डेसिबल। डेसिबल में क्या मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं फेदम। फेदम क्या होता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि पास्कल। पास्कल क्या मापने के लिए काम में लिया जाता है, तो पास्कल दाब को मापने के लिए पास्कल का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज की कक्षा में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप भी इस चैनल को ऊपर यदि क्लास लेते हो तो पीछे की प्ले लिस्टों में सभी कक्षाएं उपलब्ध हैं, आप जाकर आराम से देख सकते हो। और जो आपको कमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके लिए आप कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो। और आपको यदि कोई कहीं पे दिक्कत होती है तो भी आप कमेंट करोगे तो हमें ये पता चलेगा कि आगे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। तो आप कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आज की कक्षा में इतना ही अध्ययन कर पाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन अगली कक्षाओं में भी हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।